बुलेटिन में सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की बात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए कप्तान का ऐलान कर दिया। सरफराज कप्तान थे, हैं और रहेंगे। हम सरफराज के साथ चलेंगे, एहसान मानी ने ऐलान कर दिया। पूरा क्रिकेट बोर्ड सरफराज को सपोर्ट करता है। वर्ल्ड कप में सरफराज ही कप्तान होंगे। एहसान मानी ने ये दो टोक ऐलान किया। पहले दिन से कहा है कि सरफराज कप्तान है और कप्तान रहेंगे जब तक कोई और फैसला नहीं होता। ये भी कहा है एहसान मानी ने। हर सीरीज से पहले कयास आराइयां शुरू हो जाती हैं, ये अफसोसनाक है। हम सब सरफराज को सपोर्ट करते हैं, इंशाल्लाह उन्हीं की लीडरशिप में दोबारा कामयाबी हासिल करेंगे। सरफराज कप्तान हैं और उन्हीं के साथ आगे चलेंगे। जबकि सरफराज अहमद ने कहा कि मुझ पर एतमाद करने का पीसीबी और चेयरमैन का शुक्रिया। मेरी काबिलियत पर एतमाद किया, पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूंगा। मेरा नाम उन कप्तानों में शामिल होगा जिन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कप्तानी की है। ये एजाज की बात है। अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की पीसीबी चेयरमैन एहसान मानी ने और उन्होंने दो टोक कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कप्तान होंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान होंगे वर्ल्ड कप 2019 तक सरफराज अहमद। क्रिकेट के सिकंदर वक्त में ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सिकंदर, आपने वक्त दिया। आपने भी सुन लिया होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है। कोई कंफ्यूजन तो अभी नहीं है ना, सरफराज ही कप्तान होंगे वर्ल्ड कप में? नहीं, देखिए अब तो ये सही तरीका होता है कि जो इस वक्त पीसीबी ने किया है कि उनको बिठाकर उनको बता दिया कि जी आप कैप्टन हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि देखिए सारे लोग एक्सपोज हो गए हैं। पीसीबी के दिल के किसी कोने में ये जरूर था, उनकी ख्वाहिश थी, इसलिए कि एक लॉबी बन चुकी थी। ये हकीकत है। लोग मुझसे कह रहे थे नेगेटिव बात ना करो, मगर मैं बिल्कुल हकीकत बता रहा हूँ। जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी, जो मैंने पढ़ाई इंटरनेट पे पढ़ रहा था, एक ग्रुप उनको हटाना चाहता था। पीसीबी की भी थोड़ी सी ख्वाहिश थी। मौका मिला, सब एक्सपोज हो गए। कप्तान आपका एक्सपोज हो गया, जो कि स्टैंड बाय कप्तान था, उसकी बैटिंग एक्सपोज हो गई। आपका जो स्टैंड बाय विकेट कीपर था, उसकी बैटिंग एक्सपोज हो गई। कीपिंग अच्छी करता है, बैटिंग उसमें बिल्कुल वो चीज है ही नहीं कि जो रिप्लेस करे सरफराज को। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर जो है पीसीबी को अब मजबूरन बिठाकर ये चीज वो पहले कर सकते थे ना, टूर से पहले कर सकते थे, वहां पर जाकर कर सकते थे, मगर अब उनको सब कुछ नजर आ गया तो उन्होंने फैसला किया कि अब सरफराज। बस सिकंदर ये भी थोड़ा वाजे कर दे, इसका मतलब पीएसएल की परफॉर्मेंस से इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, यानी इनकेस अगर सरफराज पीएसएल में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कोई दूसरा फैसला नहीं होगा। ये वाजे है बात। हाँ, ये तो वाजे हो गया ना। देखिए सरफराज एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। अगर वो किसी एक फॉर्मेट के अंदर या किसी एक सीजन में या एक टूर्नामेंट में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं करता तो उसका मतलब थोड़ी आप उसको निकाल देंगे। बाबर आजम है इस वक्त टेरिफिक फॉर्म में, वो अगर पीएसएल में अगर खुदा ना करे रन नहीं करता तो आप उसको निकाल देंगे। इमाम अच्छी फॉर्म में, क्या आप उसको निकाल देंगे? ऐसा नहीं होता। जो एस्टैब्लिश प्लेयर होते हैं वो एस्टैब्लिश होते हैं, उनको आप टच नहीं करते। तो मैं समझता हूँ कि पीएसएल की परफॉर्मेंस से सरफराज पर कोई असर नहीं होगा। ठीक। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्जिया दे रहे थे। आज पीसीबी की जानिब से एहसान मानी ने दो टोक ऐलान किया है कि सरफराज अहमद ही ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप 2019 के लिए टीम पाकिस्तान के कप्तान होंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत की रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एहतजाज किया गया। पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। मुल्क भर में आज कश्मीर डे मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ शहर शहर रैलीज निकाली जा रही हैं और मुजाहरे किए जा रहे हैं। शहदाए कश्मीर की याद में 1 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। पाकिस्तान की सलामती और मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं की जा रही हैं। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर में भी मुजाहरे और रैलियां निकाली गई। कश्मीरियों का साथ ना छोड़ने का अज़्म दोहराया गया। मुजफ्फराबाद में बच्चों ने मार्च किया। कोहाला, बरारकोट और मंगला पुल पर बच्चों और बड़ों ने हाथों की जंजीर बनाई। मुजफ्फराबाद में मकबूजा कश्मीर के बच्चों से इज़हार यकजहती के लिए आज़ाद कश्मीर के बच्चों ने सहेली सरकार पुल से आज़ादी चौक तक मार्च किया और इंसानी हाथों की जंजीर बनाई। पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले राब्ता पुलों पर मीरपुर में कश्मीरी और पाकिस्तानियों ने हाथों में हाथ डालकर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई, जबकि मंगला पुल के मकाम पर 10 बजे सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। नकियाल कम्युनिटी हॉल में सायरन बजाकर ठीक 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई।
बाग, रावलाकोट, कोटली, हटिया बाला समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया जा रहा है और 69 कश्मीरियों की कुर्बानी पर सलाम पेश किया जा रहा है। बरनाला और कोट जमील समेत मुख्तलिफ इलाकों में रैलियां निकाली जा रही हैं, जिसमें सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा, अंजुमन ताजरान और सिविल सोसाइटी शरीक हैं। नीलम कंट्रोल लाइन के सामने 8 मकाम पर यौम कश्मीर पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में तलबा, ताजिर, शहरी और सरकारी मुलाजमीन शरीक हुए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने यौम यकजहती कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर असम्बली से खिताब के दौरान भारत से 8 मुतालबात किए। भारत तमाम सियासी कैदियों को रिहा करे, आज़ादी इजहार की इजाज़त दे ताकि कश्मीरी अपनी बात कह सकें। निहत्ते कश्मीरियों पर असलहे का इस्तेमाल बंद किया जाए। कश्मीरियों के खिलाफ पैलेट गन्स का इस्तेमाल बंद किया जाए। जालिमाना काले कवानीन वापस लिए जाए। भारतीय जो है उन्होंने कहा कि भारत कश्मीरी क़यादत को अपना मुकदमा पेश करने के लिए बैरून मुल्क जाने दे। इंसानी हुकूक के मुबस्सिरीन के लिए रास्ते खोले जाएं ताकि वो खुद जाकर कश्मीर में सूरत हाल देख सकें। सदर मुमलिकत ने यह भी मुतालबा किया कि भारत आलमी और सोशल मीडिया के लिए कश्मीर के रास्ते खोले। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि कश्मीर 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा का तस्फिया तलब मामला है। काबिज भारतीय फौज का जुल्म और सितम कश्मीरियों को दबा नहीं सका। भारतीय मजालिम से कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जिद्दोजहद मजीद मजबूत हो रही है। DGISPR ने कहा कि कश्मीरी अवाम इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इजलास से वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने खिताब किया। कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में जाने कुर्बान कर रहे हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा, मकबूजा कश्मीर की हुर्रियत क़यादत की इस्तकामत को सलाम पेश करते हैं। वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में मसला कश्मीर को जिंदा और उजागर किया। उन्होंने कहा कि LOC और मकबूजा वादी में भारतीय बर्बरियत जारी है। मजीद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने कहा कि कश्मीरी जिद्दोजहद आज़ादी में जाने कुर्बान कर रहे हैं। उमूर कश्मीर के विफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि वक्त करीब है, कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। इस्लामाबाद में यौम कश्मीर की मरकजी तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती, इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। हक़ खुद इरादियत की तहरीक में कामयाबी तक कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि मसला कश्मीर पर दुनिया की खामोशी सवालिया निशान है। आपको बताएं कि अफगान दारुल हुकूमत काबुल में पहली बार कश्मीरियों से यकजहती का इजहार किया गया। काबुल में होने वाले मुजाहरे में मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ एहतजाज किया गया। कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत में नारे लगाए गए। भारत से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां रोकने का मुतालबा किया गया। काबुल में अफगान खवातीन ने भारत के खिलाफ मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने भारत मुखालिफ बैनर्स उठा रखे थे। अफगान खवातीन ने कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार किया। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बंद की जाए, ये मुतालबा किया गया। अफगान खवातीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी भी की। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में नवाज शरीफ का चौथा रोज है। अस्पताल के डॉक्टर महमूद अयाज ने मीडिया को बताया कि उन्होंने आज नवाज शरीफ का फाइनल तिब्बी मुआयना किया है। दवाओं में मामूली रद्दोबदल किया गया है। महकमा दाखिला को तमाम सिफारिशात भिजवाई जाएंगी। डॉक्टर महमूद अयाज ने कहा कि तरीक़ाकार के तहत किसी भी मरीज के टेस्ट की रिपोर्ट नहीं बता सकते। नवाज शरीफ को ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों, खून की शरियानों का मसला है। हम तमाम सिफारिशात महकमा दाखिला को भेजेंगे। अच्छा जी, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हमारे पास होम डिपार्टमेंट से रेफ़र हुए थे और हमारे पास 3 टर्म्स ऑफ रेफरेंस के तहत यहाँ पर दाखिल हुए। पहला था कि हम उनका तफसीली तिब्बी मुआयना करें और दूसरा था कि उनके तफसीली तिब्बी टेस्ट जितने भी दरकार हैं वो सारे कर लिए जाएँ और तीसरा था कि इस वक्त जो उनको दवाइयाँ मिल रही हैं उसमें अगर कोई रद्दोबदल दरकार है तो वो कर लिया जाए। तो पिछले 3 दिन से जब हमारे पास आए तो सबसे पहले तो हमने उनका तफसीली तिब्बी मुआयना किया। हमारा एक बोर्ड बनाया गया जिसमें हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ एंडोक्रोनोलॉजी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ चेस्ट सर्जरी, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ नेफ्रोलॉजी और हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी, वो सब उसमें शामिल थे क्योंकि हमारा ख्याल था कि इन चीज़ों के लिए उनकी तहकीक की ज़रूरत है। तो जब ये तफसीली तिब्बी मुआयना हो गया तो उसके हिसाब से हमने फिर कोई टेस्ट उनके लिए तशख़ीस किए। आज हमने उनका एक फ़ाइनल डिटेल्ड जो है ना तिब्बी मुआयना किया, सारे टेस्टों को यकजा किया और उनको यकजा करने के बाद हमने अपनी
دوائیاں جو ان کو آلریڈی مل رہی ہیں اس میں کچھ معمولی رد و بدل کیا. آپ کو پتہ ہے وہ ان کو بلڈ پریشر شوگر کا لاحقہ بھی ہے, عارضہ لاحق ہے, وہ ہم نے کر لیا. اور آج ہم نے نا ان کو ریکمنڈیشنز دی ہیں, اور وہ ریکمنڈیشنز جو ہے نا وہ اب ہم ان کو تفصیلی ریکمنڈیشنز کو, چونکہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ہمارے پاس ریفر کیا تھا, تو ہم یہ تفصیلی ریکمنڈیشنز کو ہوم ڈپارٹمنٹ کو واپس بھجوا دیں گے. مریم نواز اپنے والد نواز شریف کی عیادت کے لیے آج بھی اسپتال آئی. میڈیا سے مختصر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ میاں صاحب چاہتے ہیں انہیں جیل واپس لے جایا جائے. انہوں نے کہا کہ اللہ پاک میاں صاحب کو صحت دے. شامل کریں گے وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کا بیان, جو کہتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے. 30 مارچ تک ڈھیل یا ڈھیل کا پتہ چل جائے گا. جس کا نام عمران خان ہے وہ NRO نہیں کرے گا. اس بار مفت کا NRO نہیں ہوگا, کچھ دینا پڑے گا. جس کا نام عمران خان ہے وہ تو NRO کسی صورت میں نہیں کرنے جا رہا, اور اگر یہ NRO ہوا تو یہ قوم جو ہے اس سے بھی زیادہ ان چوروں سے نفرت کرے گی. اللہ کی پکڑ میں ہے, یہ اللہ کے پاس فیصلہ ہے. ڈیل ہو رہی ہے, ڈیل نہیں. عمران خان جس کا نام ہے, جس کو میں جانتا ہوں, وہ ڈیل نہیں کرے گا. لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کا انتظار ہے کہ 30 مارچ تک سیاست واضح ہو جائے گی کہ ڈھیل ہو رہی ہے, ڈیل ہو رہی ہے یا دھکا ہو رہا ہے. لیکن جی چلمن کے پیچھے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں. شہباز شریف کو اس دن کا خوف ہے جس دن میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا کہ چنا کتھے گزاری ہے رات میں. انہوں نے معافی مانگ لی ہے, ٹویٹر پہ ہی مانگی ہے. میں نے کل ان کو پیغام پہنچا دیا ہے جو بیچ میں آدمی ہے کہ جس ٹی وی پہ مجھے گالی دی ہے اسی ٹی وی پہ آ کے معافی مانگیں. اس لیے آج میں ہاتھ ہلکا رکھوں گا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا تنویر کہتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں. کس سے ڈیل ہو رہی ہے یہ بھی بتایا جائے. رانا تنویر سابق وزیر اعظم نواز شریف کی عیادت کے لیے سروسز اسپتال آمد کے موقع پر غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ نواز شریف عارضہ قلب میں مبتلا ہیں. ان کے خاندان کے لوگوں کو تشویش ہے. میاں صاحب کو صحت کے ملٹیپل ایشوز ہیں اور ان کی بہت پرانی ہسٹری ہے. جو ہارٹ ڈیزیز ہے ان کا پہلے بائی پاس بھی لندن میں ہوئے اور وہاں پہ ان کا علاج مسلسل ہوتا رہا دل کی بیماری کا. جس طرح ایک ان کی صحت کی وجہ سے تکلیف ہے ہمیں, دوسری جس طرح وہ ذرا بیان دیتے ہیں ان سے اور زیادہ تکلیف پہنچتی ہے. میاں صاحب کی صحت کے متعلق گورنمنٹ کا بھی وہ الٹا ہے, اس کو طنزیہ انداز میں باتیں کرتے ہیں. یہ مناسب نہیں ہے. ڈیل کی باتیں کرنے والے 4 مہینے سے انہوں نے باتیں شروع کی ہیں. ہم نے بار بار چیلنج کیا ہے, اسمبلی کے فلور پہ چیلنج کیا ہے. میاں صاحب نے خود بھی بات کیا ہے کس سے ڈیل ہو رہی ہے, کون ڈیل کی باتیں کر رہا ہے, کس سے ڈیل مانگی ہے, تو وہاں پہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. تحریک انصاف کی حکومت نے پنجاب میں حکمرانی کا نیا ماڈل تجویز کیا ہے جس کے مطابق صوبے میں 7 ایڈیشنل چیف سیکرٹریز تعینات ہوں گے. ہر ایڈیشنل چیف سیکرٹری اپنے شعبے سے متعلق محکموں میں پالیسی سازی اور کارکردگی کا ذمہ دار اور نگراں ہوگا. اس کے ساتھ انہی شعبوں کے متعلقہ صوبائی اور وفاقی وزراء پر مشتمل رابطہ کمیٹیاں بھی بنائی جائیں گی. دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ کے مطابق پنجاب کے مجوزہ نئے حکمرانی ماڈل کے تحت صوبے میں 7 ایڈیشنل چیف سیکرٹریز تعینات ہوں گے. ہر ایک چیف سیکرٹری شعبے کے تحت آنے والے محکموں کا ذمہ دار ہوگا. وہ بہتر رابطوں اور کارکردگی کے لیے متعلقہ نوعیت کی ذمہ داریاں نبھائے گا. اس کے علاوہ متعلقہ صوبائی اور وفاقی وزراء پر مشتمل وزارتی رابطہ کمیٹیوں کی بھی سفارش کی گئی ہے تاکہ خزانہ, اطلاعات, زراعت اور سیاحت کے شعبوں میں وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی ہو. وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ حکمرانی کے اس ماڈل کو خیبر پختونخوا تک وسعت دی جائے گی. انہوں نے بتایا کہ خزانے پر رابطہ کمیٹی وفاقی اور صوبائی وزرائے خزانہ پر مشتمل ہوگی. اسی طرح کی کمیٹیاں اطلاعات, زراعت اور سیاحت وغیرہ کے لیے بھی تشکیل دی جائیں گی جس کا مقصد بہتر پالیسی سازی اور ان پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے. فواد چودھری نے کہا کہ ہر ایڈیشنل چیف سیکرٹری مربوط پالیسی اور فیصلہ سازی کے لیے 3 سے 4 صوبائی محکموں کا ذمہ دار ہوگا. انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ جیسے ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری مویشی,
आबपाशी, माहीगीरी और ज़राअत का जिम्मेदार और निगरां होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता इतवार को पंजाब में इजलास हुआ, जिसमें हुक्मरानी के नए मुजव्वज़ा मॉडल पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म के मुशीर खजाना सलमान शाह ने पंजाब में हुक्मरानी का नया ढांचा तजवीज़ किया है। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमती ढांचे, हुक्मरानी और सिविल सर्विस इस्लाहात के लिए 2 मुआवनीन खुसूसी पहले ही मौजूद हैं, ताहम दोनों ने अभी तक कोई इस्लाह तजवीज़ नहीं की और वज़ीर आज़म को सलमान शाह का नया हुक्मरानी मॉडल बेहतर लगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड रोकने के लिए एस्टेट एजेंट्स को रेगुलराइज करने का फैसला किया है, जिसके तहत एस्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स को हुकूमत के पास रजिस्टर होने के साथ साथ लाइसेंस हासिल करना होगा। रोजनामा जंग के रिपोर्टर रफीक बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त में फ्रॉड की रोकथाम को रोकने के लिए स्टेट एजेंट्स को रेगुलराइज करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत स्टेट एजेंट्स और ब्रोकर्स को हुकूमत के पास रजिस्टर होने के साथ लाइसेंस हासिल करना होगा। स्टेट एजेंट्स को रजिस्टर करने का मकसद प्रॉपर्टी की दुरुस्त वैल्यूएशन कराना और आवाम के साथ फ्रॉड करने वालों की गिरफ्त करना है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का कहना है कि हुकूमत सिंध को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी है, जिसके तहत प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने या लीज करने के इख्तियारात वाले रजिस्ट्रार भी एक मुनज़्ज़म कंट्रोलिंग अथॉरिटी में आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि कराची की तमाम सहाफ़ी तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने वज़ीर आला सिंध की जानिब से मीडिया हाउसेस के वाजिबात की अदायगी और इसे तनख्वाहों से मशरूत करने के ऐलान को खुशाइंद करार देते हुए विफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो भी सरकारी इश्तिहारात की मद में अरबों रुपए के वाजिबात फौरी अदा करे और मीडिया मालिकान को पाबंद करे कि वो फौरी तौर पर अपने इदारों में तनख्वाहों की अदायगी यकीनी बनाएं। मीडिया हाउसेस से जबरी बरतरफियों, तनख्वाहों की अदम अदायगी और कटौती के खिलाफ कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तीनों ग्रुप्स और कराची प्रेस क्लब पर मुश्तमिल जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत पीर को कराची प्रेस क्लब में मुस्तकिल कैंप कायम किया गया, जिसमें सहाफ़ियों, अखबारी कारकुनों, दीगर मजदूर तंजीमों और सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मुतालबात के हक में जबरदस्त नारेबाजी की गई। कैंप से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि पीटीआई की हुकूमत अपनी कंट्रोल्ड मीडिया पॉलिसी के तहत मीडिया मालकान पर दबाव डाल रही है कि वो अपने बिजनेस को रीडिज़ाइन करें। मीडिया हाउसेस से जबरी बरतरफियाँ इसी दबाव का नतीजा हैं, लेकिन मुल्क भर की सहाफ़ी बिरादरी इस वक्त एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहद है और इसे दीगर मजदूरों और मेहनत कशों का साथ भी हासिल है। ऐसे में हम किसी भी ऐसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। मुकर्रिरीन का कहना था कि मीडिया हाउसेस की तादाद और साइज कम करके उन्हें कंट्रोल करने की वफाकी हुकूमत की पॉलिसी आज़ादी सहाफ़त के भी खिलाफ है। हुक्मरान होश के नाखुन लें और ये ना भूलें कि इस मुल्क की तरक्की में सहाफ़ियों ने निहायत अहम किरदार अदा किया है, लेकिन इस वक्त सहाफ़ियों को माश की फिक्र में मुब्तला करके इनकी तवज्जो दीगर बहरानों से हटाने की कोशिश की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।